हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं। तो एक बार हम टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं ब्रिटिश के। तो जब से ब्रिटिश आए थे तब से लेकर 1757 तक ब्रिटिश एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ये डिसाइड कर देता है कि वो ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर बन के भी उभर रहे होते हैं। तो जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, जिसके बाद गवर्नर जो होते हैं एम्पायर जो होते हैं मुग़ल के, वो उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी देते हैं, जो कि ज़बरदस्ती अंग्रेज इनसे ले लेते हैं ट्रीटी में साइन करवा के। तो हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश आते हैं इंडिया में तो 1757 तक वो क्या रहते हैं, ट्रेडिंग कंपनी रहती है। लेकिन 1757 से लेके 1857 तक वो ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर बन के भी उभर जाते हैं। तो जब वो पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं, पॉलिटिकल पावर में जब इंडिया में आ जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से हमारे जो इंडियन रिलीजन होते हैं या इकोनॉमिक्स होता है, हर चीज़ में वो अपना इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से पब्लिक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और वहाँ से फिर रिविलियन शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक बार नज़र डालें तो कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, तो पहला अगर हम देखें तो पहले जो दिक्कत आती है वो होती है पॉलिटिकल में। जो पॉलिटिकल हमारा इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे नाना साहब थे, नाना साहब जो थे वो अपने पिताजी जो कि पेशवा बाजीराव टू के एडप्टेड सन थे। तो एडप्टेड सन होने के नाते उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कोई ज़मीन नहीं मिलती अपने पिताजी से हेरिडिटरी होकर, ठीक है। तो वो जो ब्रिटिश होते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं और इनको पेंशन देके अवध में सेटल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल, इस तरह से काफ़ी जगह झांसी भी हुआ था, इनके साथ भी हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ था। तो ये देखें हमारा पॉलिटिकल इफेक्ट तो ये था। अगर हम इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करें तो जैसे हमारे पीजेंट्स के ऊपर हैवी टैक्स लग रहे थे, इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर हैवी टैरिफ लग रहा था, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे और जो आर्टिसंस थे वो बेरोजगार हो रहे थे, तो हमारा इकोनॉमिक भी इफेक्ट हो रहा था। सोशल रिलीजियस की बात करें तो सती प्रथा के ऊपर ही लॉ बना रहे थे, विडो मैरिज के ऊपर लॉ बना रहे थे। तो फिर जो इंडियंस थे उनको लगने लगा कि हमारे कल्चर में भी आके इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग गया। तो जगह जगह पीजेंट मूवमेंट शुरू हो गया था, ट्राइबल मूवमेंट शुरू हो गया था, सिविल रिवेलियन उभर रहे थे और रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस भी शुरू हो गया था। लेकिन इनको जगह जगह पे ही सप्रेस कर दिया जा रहा था। लेकिन वो कारण क्या थे सप्रेशन के, कि ये जो रिवेल शुरू हो रहे थे वो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जगह हो रहे थे। तो ब्रिटिश को ये बहुत आसानी तरीके से इसको सप्रेस कर दिया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। जैसे मान लो अगर अवध में हो रहा है तो कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे बगावत कर रहे थे तो उनको सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद कानपुर में हो रहा, वहाँ दबा दिया गया, आज यहाँ हुआ कल वहाँ हुआ, इस तरह से ये थोड़े थोड़े करके हर जगह जगह हो रहे थे, तो थोड़े थोड़े को दबा दिया जा रहा था। लेकिन फिर 1857 में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। ये जो सप्रेशन था ये तो कारण थे ही, और क्या होता है इसके अलावा, जो 1857 को हम लोग कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अचानक से तो कुछ हुआ नहीं होगा, तो यही सब जो कारण थे। इसके अलावा कुछ एक कारण और था जो एक स्पार्क का काम करता है 1857 में, जिसके बाद शुरू होता है 1857 की क्रांति। तो एक बार हम देखते हैं इधर 1857 में क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनमें एक राइफल इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम होता है पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्कट। ये एक पुराना वाला जो राइफल होता है उससे थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे पुराना जो राइफल होता है उसके बैरल में अगर आपको बुलेट डालना है तो पहले गन पाउडर डालना होगा, उसके बाद लीड की बुलेट आती थी वो ऊपर से पड़ती थी, उसके बाद एक लंबा स्टिक लेके इसको एडजस्ट किया जाता, एडजस्ट करने के बाद उसको फायर करते थे। तो इसके लिए लेकिन ब्रिटिश के जो ये थे जो सोल्जर्स थे उनको 2 बैग कैरी करना होता था, एक बैग गन पाउडर के लिए, एक बैग बुलेट के लिए, और दोनों को फिर लोड करना होता था, इसमें बहुत समय लग जाता था। तो इसके लिए नया इंट्रोड्यूस हुआ था नया राइफल मस्कट, ठीक है। इसमें जो बैरल होता था इसमें एक कार्टिलेज आता था, बस एक कार्टिलेज, उसमें नीचे गन पाउडर होता था, ऊपर लीड की बुलेट होती थी, बस इसको इसमें डालना होता था और फायर करना होता था। लेकिन उसके लिए जो ये जो कार्टिलेज था उस पर ग्रीस लगाया जाता था, जिसको कहते थे कि सुअर और गाय की चर्बी से उसको ग्रीस किया था, ताकि वो जो कार्टिलेज है वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो सके, ख़राब ना हो सके। इसको लेके बगावत शुरू हो जाता है मिलिट्रीज़ में। तो सबसे पहले बहरामपुर में 15 फरवरी 1857 में क्या होता है, जो 19 नेटिव इन्फेंट्री रहते हैं वो इस कार्टिज को यूज़ करने से मना करते हैं। ये कहते हैं कि हम यूज़ नहीं करेंगे, और इनको होता था कि इनका रिलीजियस सेंटीमेंट हार्म हो रहा। तो इस इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया जाता है। तभी अब ये डिसबैंड होता ही है कि बैराकपुर में बंगाल में 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर जिनका नाम होता है मंगल पांडे जी, ये क्या करते हैं अपने 2 ऑफिसर्स को शूट कर देते हैं, 2 ऑफिसर्स को ये शूट कर देते हैं। इसके बाद 7 तारीख को शूट करते हैं, 8 तारीख को इनको फांसी दे दी जाती है। फिर क्या होता है, जब ये 8 तारीख को फांसी में दे दी जाती है तो फिर मेरठ में 10 मई को मेरठ में एक
इन्फेंट्री जो रहती है उसमें 95 मेंबर होते हैं, वो 95 मेंबर फिर से इसको कार्टिज को यूज करने के लिए मना कर देते हैं, जिसमें से 90 रहते हैं और 90 में से 85 को क्या किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, जेल में 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो जिसमें से उसमें जो 90 में से 85 तो जेल चले जाते हैं और जो 5 बचते हैं वो 5 वेरी नेक्स्ट डे 10 मई को क्या करते हैं, अपने उन 85 सोल्जर्स को जेल से बाहर निकाल देते हैं ताला तोड़ के। और उस वक्त जितने भी ऑफिसर इनको प्रोटेस्ट करने, ये रोकने के लिए आते हैं, उन सबको ये दनादन गोली मारना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से फिर रेवल स्टार्ट हो जाता है, जितने भी ऑफिसर आते हैं सबको गोली मार दी जाती है, फिर ये सबको छुड़ा देते हैं और छुड़ा के ये वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर शुरू होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये मेरठ से फिर चले जाते हैं दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहाँ ही जाते हैं 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद ये प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं बहादुर शाह जफ़र को एज ए शहंशाह हिंदुस्तान। शहंशाह हिंदुस्तान का मतलब ये कि अब हमारे जो लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान के, ये बहादुर शाह जफ़र ही हैं और इनके लीडरशिप में हम ये वार लड़ेंगे, रिवोल्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र एक तो बेचारे 82 साल के हो चुके होते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं ये, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग लीडर्स को लेटर भेजते हैं ये, और कहते हैं कि रिवोल्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे और किस किस सेंटर से कौन कौन से लीडर उभर रहे थे उनके बारे में जानते हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछता भी है। तो इंपॉर्टेंट लीडर और जगह के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला था दिल्ली, जो 11 मई को शुरू हुआ था रिवोल्ट 1857 में, जिसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद आता है कानपुर में शुरू हुआ था 4 जून 1857 में, और इसको लीड कर रहे थे नाना साहब, जिनके साथ उनका एक कमांडिंग ऑफिसर भी रहता है जिसको कहते हैं हम लोग तात्या तोपे। ये नाना साहब के साथ कानपुर में लीड कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद लखनऊ है, लखनऊ 4 जून को शुरू होता है, जो करती हैं बेगम हज़रत महल जी करती हैं। इसके बाद झांसी है, जिनको कोई सब जानते हैं इनके बारे में, ये है 4 जून को शुरू होता है झांसी वाला, रानी लक्ष्मीबाई इनको लीड कर रही होती हैं। इलाहाबाद को करते हैं लियाकत अली, और फैजाबाद, जो फैजाबाद वाला है, ये लखनऊ का जो चिन्हट एरिया है वहाँ शुरू होता है रिवोल्ट, और इनको लीड कर रहे होते हैं मौलवी अहमदुल्ला, जिनको लाइट हाउस ऑफ रिवेलियन भी कहते हैं। मौलवी अहमदुल्ला को लाइट हाउस ऑफ रिवेलियन भी कहा जाता है इनको। तो ये तो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हो गए और ये इंपॉर्टेंस लीडर हो गए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ पूछता है कि जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स निकल रहे थे, इनको सप्रेस कौन कर रहा था। तो इंग्लिश में जो ये लीडर्स होते हैं इंग्लैंड के या ब्रिटिश के, तो उन ऑफिसर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो दिल्ली को जो सप्रेस कर रहा होता है उनका नाम होता है जॉन निकलसन। ठीक, जॉन निकलसन। कानपुर और लखनऊ, इन दोनों को एक ही लोग थे, उनका नाम था कॉलिन कैम्बल। तो कॉलिन कैम्बल थे, वो कानपुर और लखनऊ को सप्रेस किए थे, वहाँ के रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था इनके द्वारा। लखनऊ जो बेगम हजरत महल थी उनको भी यही किए थे, और नाना साहब को भी यही किए थे। फिर झांसी को जो सप्रेस, रानी लक्ष्मीबाई को जो सप्रेस किया, उनका नाम था ह्यू रॉस। ठीक, उसके बाद है इलाहाबाद लियाकत अली लीड कर रहे थे, और उनको सप्रेस किया गया था जेम्स नाइल्स के द्वारा उनको सप्रेस किया गया था। और लास्ट का फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, उनको सप्रेस किया गया था हेनरी लॉरेंस के द्वारा। और इन सब रिवोल्ट में जो ह्यू रॉस थे, इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कहा था कि जितने भी मिलिट्री लीडर्स थे उन सब में सबसे ब्रेवेस्ट रानी लक्ष्मीबाई थी, जो अच्छे तरीके से इस रिवोल्ट को लड़ रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिवॉल्ट इतना हुआ, जगह जगह बगावत हो रहा था, लोग लड़ रहे थे, उसका कारण कॉज क्या था कि ये जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया। लड़ तो सभी रहे थे और अच्छे लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत मौलाना साहब था, बहादुर शाह जफ़र भी थे, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, सब अच्छे लीडर थे। लेकिन उसके बाद भी जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया। तो कारण क्या था उसके फेल होने का? तो पहला कारण था कि डिसयूनिटी एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बीच में यूनिटी थी ही नहीं, जो जहाँ था वो वहीं लड़ रहा था, कोई अपने स्वार्थ की लड़ रहा है, कोई अपने स्वार्थ की लड़ रहा था। पेशवा लड़ रहे थे, ये नाना साहब लड़ रहे थे कि उनकी पेशवाई चली गई थी, झांसी लड़ रही थी क्योंकि उनकी झांसी चली गई थी उनके हाथ से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू उनके जो झांसी का एरिया था वो उनके हाथ से चला गया। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई यूनिटी नहीं थी इनके बीच में। बाद में धीरे धीरे हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में कोई यूनिटी नहीं थी, सब अपने अपने एरिया के लड़ रहे थे। दूसरा है लैक ऑफ नेशनलिज्म। अब जहाँ सब लोग लड़ रहे थे वहीं कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, जिसमें से सिंधियाज थे, होलकर थे, निज़ाम थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे उनका हेल्प करने में, ना कि अपने लोगों का साथ देने में। तो कुछ ऐसे भी थे अपने बीच में जो दूसरे का साथ देते, जिसकी वजह से ये एफर्ट किसी काम का नहीं रहा हमारा। उसके बाद था लैक ऑफ रिसोर्स। जैसा स्टार्टिंग में हम बात किए कि इनका एक नया वेपन इंट्रोड्यूस हुआ था, मस्कट, लेकिन हम इंडियंस जो थे वो अभी तक पुराने मॉडल पे ही चल रहे थे और पुराने मॉडल के वेपन्स को यूज कर रहे थे। जैसे कि कहीं अगर लूट लिए किसी अंग्रेज़ का
बंदूक लूट लिया या कुछ अपना जो वेपन्स है उससे यूज़ करते थे, सब हमारे आउटडेटेड वेपन्स थे और इनके पास जो रिसोर्स थे वो अच्छे अच्छे थे, इनके पास इकोनॉमी पैसा बढ़िया पैसा लगा रहे थे, ये डिसिप्लिन मिलिट्री आर्मी थी इनके पास, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। फिर था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिपाही में पीजेंट्स में जमींदार, इनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो कोऑर्डिनेशन के बिना भी ये जो रिवॉल्ट हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता था बार बार और जगह जगह इनको सप्रेस करने में बड़ा आसानी हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अब अगर बात करें इफेक्ट का, क्या इफेक्ट होता है इस लड़ाई का, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ, क्या असर आया हमारे भारत में, क्या चेंज देखने को मिला। सबसे पहला चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज भी है, सबसे पहला ये था कि कंपनी का रूल खत्म हो गया, द कंपनी रूल एबोलिश्ड हो गया और यहाँ पे क्राउन रूल आ गया, जो महारानी थी उनका शासन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैड एंडेड, जो विस्तार, ज़मीन को विस्तार करने का और कब्जा करने का जो सिलसिला था वो बंद हो गया। अंग्रेजों द्वारा जो ज़मीन को कब्जा कर ले रहे थे और अपनी ज़मीन को क्षेत्र को बढ़ा रहे थे वो बंद हो गया इनका। फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश, अब अपने रिलीजन को अच्छी तरह से मना सकते थे, अपना फ्रीडम था, हम जैसे चाहे वैसे करें बिना किसी इंटरफेरेंस का, कोई हमारे रिलीजन के बीच में अब नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। अब बात करते कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जो रिवॉल्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, उनके राइटर थे, जो यहाँ में पूछा जाता है कि किस बुक के कौन से राइटर थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बस राइटर का नाम याद रखना है और बुक का नाम याद रखना है, कब लिखा गया वो सब याद नहीं रखना। तो पहली बुक थी 1857, सिर्फ 1857, S.N. सेन ने लिखे था इसको, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। उसके बाद कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो लिखे थे सर सैयद अहमद खान जी ने लिखा था इसको। फिर है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वी डी सावरकर जी ने लिखा था। और लास्ट है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, जिसको R.C. मजुमदार ने लिखा था। तो ये पूरा कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो सबसे पहले हम देख लिए कि क्या कारण था। तो पहला था कि ये पॉलिटिकल पावर में आ गए थे, फिर जगह जगह अपना हस्तक्षेप करने लगे, पब्लिक डिस्टर्ब हो गई, उसके बाद ये रिवॉल्ट शुरू हुआ। उसके बाद नया एनफील्ड राइफल आया और जो कि इनके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने लगा था। फिर बहरामपुर में पहले स्टार्ट हुआ, फिर मंगल पांडे गोली चला दी और मंगल पांडे को फांसी हो गई 8 अप्रैल को। तो ये सब चीज़ थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट उसको देख लेंगे और खास करके ये देखेंगे कि सेंटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर थे, वहाँ के लीडर कौन थे और उसको सप्रेस किसके द्वारा किया गया था। ये तीन चीज़ को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक थे और उनके राइटर थे। इस चीज़ को बस, इस जो रिवॉल्ट वाला चैप्टर है, वाला जो टॉपिक है, इसमें बस इन 2 चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।